हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है 12 मई 2022 का। इस जजमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दोस्तों आपसे मैं यही कहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो आखिरी तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस जजमेंट में मैं आपको बिल्कुल लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की सारी प्रोसीडिंग्स बताने वाला हूं। क्या क्या किस कोर्ट ने कैसे इस पूरे मामले को देखा और आखिरी में इसमें क्या हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, अपने शहर देहरादून का यह मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आपके लिए इस प्रकार की कोई वीडियो लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस पूरे मामले के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो केस था ये पति और उसके बहुत सारे घर वालों पर था। तो दोस्तों यहां पर देखिए, पति पर तो बर्डन होता ही है, उसके घर वालों पर क्या क्या बर्डन हो सकता है यह भी आपको सीखने को मिलेगा। इस मामले में जून 2005 में दोनों पक्षकारों की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई। अब पत्नी का वर्जन था कि उसने अपनी तरफ से डाउरी भी दी शादी में और उन्होंने स्त्री धन भी दिया। इसके बाद वो पति की ज्वाइंट फैमिली में रहने लगी। 15 जुलाई 2005 को उसके पति की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अपने पति की 13वीं के बाद वो कुछ समय के लिए अपने फादर के पास दिल्ली में जाकर के रहने लगी। 30 मार्च 2006 को उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब इसके बाद जब वो अपने ससुराल में रहने लगी तो उसके ससुराल वाले उसको परेशान करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, जिस वजह से वो अपनी बेटी के साथ देहरादून उत्तराखंड में आ गई। लेकिन उसका जो सारा का सारा स्त्री धन और सामान था वो सब ससुराल वालों के कब्जे में ही था। अब उसने नवंबर 2006 में अपने ससुराल वालों को एक लीगल नोटिस भेजा कि आप मेरा सारा सामान लौटा दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। साथ ही मामले में क्या था कि उसके लड़की के जो पापा थे उन्होंने एक कार गिफ्ट में दी थी हस्बैंड को और उसी कार से हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। तो पत्नी का कहना था कि जो उसकी मदर है उसने इंश्योरेंस क्लेम अप्लाई किया क्योंकि कार भी डैमेज हो गई थी। तो कार का इंश्योरेंस जिस कंपनी से हुआ था वहां पर उन्होंने क्लेम डाला है इंश्योरेंस के लिए और वहां बताया है कि उस लड़के के बाद मैं ही उनकी लीगल हायर हूं। इसके अलावा जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसके लिए भी उन्होंने रिस्पोंडेंट्स ने आपस में बातचीत कर उस प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करवाने के लिए कि हम ही उसके लीगल हायर्स हैं प्रोसीडिंग कर दी थी, करने की कोशिश की थी। साथ ही पत्नी ने बताया कि सब ने उसको धमकी दी थी यदि उसने अपने पति की प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का क्लेम करने की कोशिश की तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों ये जो पिटीशन थी इसमें जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया। यहां पर उन्होंने बताया कि इन्होंने शादी के समय कुछ भी स्त्री धन या इस तरह की कोई भी चीज नहीं दी थी, तो जब दी ही नहीं तो वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने बताया कि शादी के बाद ये अपने पति के साथ केवल एक ही रात रही थी, तो ऐसे में बच्चा भी उसका नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब जो लोअर कोर्ट थी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट थी देहरादून में, उन्होंने 2011 में इस पर ऑर्डर किया। उन्होंने 10,000 रुपए कंपनसेशन का ऑर्डर किया और साथ ही ये ऑर्डर किया कि कार के अलावा जितना भी स्त्री धन है वो सारा उसको वापस किया जाए। और इसके साथ ये ऑर्डर किया गया कि उसका अपने पति की प्रॉपर्टी पर पूरा राइट है, उन दोनों को पति की प्रॉपर्टी को एंजॉय करने से बिल्कुल ना रोका जाए। अब इस निर्णय के विरुद्ध रिस्पोंडेंट्स ने क्रिमिनल अपील सेशन कोर्ट देहरादून में फाइल करी। अब सेशन कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और उसने लोअर कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया। सेशन कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में माना कि वो बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाई है कि वो रिस्पोंडेंट्स के साथ रही है, क्योंकि केवल वो 13 दिन की बात हो रही है कि 13 दिन जो है ज्वाइंट फैमिली में रही है, लेकिन इसके अलावा वो नहीं रही है, साबित नहीं कर पाई है कि वो रिस्पोंडेंट्स के साथ रही है, तो ऐसे में कोई भी केस नहीं बनता है। अब दोस्तों इसके खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल करी। 2019 में हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। इसके बाद जो पत्नी थी वो आई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही बारीकी से चीजों को देखता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कोर्ट्स की फाइंडिंग्स को देखा और इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट्स का रेफरेंस लिया और इसके साथ साथ डीवी एक्ट को भी बहुत ही बारीकी में देखा और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स बताए। यह क्लियर है कि वो 13 दिन ज्वाइंट फैमिली में रही है और उसके बाद उसके साथ हैरेसमेंट होने लगा जिसकी वजह से वो वहां से चली गई थी। साथ ही डीवी एक्ट का हवाला जब लिया गया तो उसमें यह बताया गया कि अकॉर्डिंग टू डीवी एक्ट यदि पत्नी कुछ दिन भी वहां पर रही है तो वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा। अब कितने दिन रही इससे मतलब नहीं है। और दोबारा जब पत्नी ने अपने घर में आने की कोशिश करी तो ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज यहां कही जो कि आप सभी के मामलों में यूज हो सकती है कि डीआईआर जो है डीवी एक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी नहीं है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज बहुत समय से आ रही थी। यहां पे इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि डीआईआर मैंडेटरी नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब विदाउट डीआईआर कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर, कोई भी इंटरिम ऑर्डर एज वेल एज फाइनल ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेशन कोर्ट देहरादून और माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड
जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब देहरादून के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। इस तरह से फाइनल इस केस का डिस्पोजल हुआ। लेकिन दोस्तों एक चीज जिस पर मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, चाहे आप लड़के पक्ष से हैं चाहे आप लड़की पक्ष से हैं, अगर आप देखें ये जो डीवी का केस डला था ये 2007 में डला था। ये जो फाइनल जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, यह आया है 12 मई 2022 को, आफ्टर 15 ईयर्स। बाकी आप सोचिए और समझिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।